हाँ तो प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे खासे मार्क्स देकर जाएगा। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी आने वाला है। तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर आप सीखोगे डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं और इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, एडजॉइंट, इनवर्स। तो ये सभी चीज आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। डिटर्मिनेंट चैप्टर की वन शॉट वीडियो होने वाली है। इसके अंदर सभी क्वेश्चंस, सभी पीवाईक्यूज, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे। माई सेल्फ हिमांशु सिवाल, एम फॉर ए प्लस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहली बात बच्चों, डिटर्मिनेंट्स क्या है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट एक यूनिक नंबर है जो एसोसिएट करा जाता है किसके साथ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होने वाला एक यूनिक नंबर क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। कैसे निकालते हैं हम इस यूनिक नंबर को। मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट बना हुआ, देखो डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं, दो इसके सिंबल है डिनोट करने के। इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए, या तो ऐसे डिनोट करोगे या डेल्टा से डिनोट करोगे। मान लो कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 5 3 7। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर बनाना है तो ये सिंबल है इसको लिखने का। कैसे आप इसको सोल्व करोगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कराते हैं, A11 वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई A22 वाले एलिमेंट से। कितना आ गया 14, माइनस इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ गया, ठीक है 15। तो वैल्यू हो गई डिटर्मिनेंट की -1। ठीक, तो ऐसे एक 2/2 का डिटर्मिनेंट सोल्व किया जाता है। क्लियर प्यारे बच्चों। मान लीजिए क्वेश्चन है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। तो कैसे आप इवेल्युएट करोगे, 2 की -1 में मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया -2, और -5 की 4 में मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो गया -20। ठीक है, तो -2 + 20 यानी कि ये वैल्यू आ गई 18। ठीक है, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई करानी है, बीच में माइनस का साइन, इसकी यहां मल्टीप्लाई करानी है। A12 वाले एलिमेंट की A21 वाले एलिमेंट की A12 वाले एलिमेंट से। क्लियर, 2/2 का डिटरमिनेंट सोल्व करना बहुत इजी है। इसी प्रकार 3/3 का डिटरमिनेंट भी सोल्व होगा। इसका मेथड थोड़ा सा अलग है, समझिए जरा ध्यान से। अगर 3/3 के डिटरमिनेंट की बात करूं तो इसको सोल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं या कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं या फिर कॉलम 2, कॉलम 3, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं आपको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड अलोंग रो 1। तो रो 1 के अलोंग अगर इसको एक्सपेंड करना है तो आप यहां रो 1 मान लीजिए ढक लें और उसके बाद पहले कॉलम 1 आप ढकते हैं। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के साथ कवर हो गया। बचा ये 2/2 का डिटरमिनेंट, इसको आप सोल्व कर लो। 1 - -6। नेक्स्ट, अब किसकी बारी, कॉलम 2 की बारी। दूसरा एलिमेंट माइनस साइन के साथ आएगा, -4। यहां 2/2 का डिटरमिनेंट बच गया, इसको सोल्व कर लो। 1 - -4। नेक्स्ट, कॉलम 3 की बारी, फिर ये प्लस साइन के साथ आएगा। ये 2/2 का डिटरमिनेंट, इसे सोल्व करो, 3 - 2। तो ये वैल्यू हो गई 3, 7 आ गया, ये 1 + 6 +4, 1 + 4 +5 और 3 - 2 हो गया प्यारे बच्चों 1। तो ये वैल्यू आ गई 21 + 5 4 जो 20 और ये हो गया 5। तो 41 46 ये वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट की। तो रो 1 के अलोंग अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो 46 आएगा। एक बार दोबारा समझिए, देखो पहला एलिमेंट प्लस साइन के साथ लिखना होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऑल्टरनेट साइन चलते हैं। ठीक है, तो रो 1 के अलोंग अगर एक्सपेंड कर रहे हो तो ये प्लस का 3 आया, कॉलम 1 ढकने पर बचे हुए को आपने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट, रो 1 के अलोंग कर रहे हैं, कॉलम 2 ढका, -4 आया, माइनस साइन के साथ ये उतरेगा। और फिर ये जो 4 एलिमेंट बचे 2/2 का डिटरमिनेंट सोल्व कर लें। ऐसे ही फिर नेक्स्ट, रो 1 के साथ कॉलम 3, ये एलिमेंट प्लस का आएगा 5 और बचे हुए 2/2 के डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेंगे। अगर आप इसी को ही किसी और रो के अलोंग एक्सपेंड करना चाहें, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि भैया रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करो,
एक्सपेंड अलोंग रो टू। तो रो टू के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं तो आपको रो टू तो ढकनी ही ढकनी है, पहले कॉलम 1 ढक लो, तो 1 आ गया कॉमन, प्लस माइनस का 1 कॉमन आएगा। ठीक है, बच्चा जो 2/2 का डिटरमिनेंट वो सोल्व कर ले, -4 -15। नेक्स्ट, अब कॉलम 2 की बारी, प्लस का 1, 3 और 2 × 5 करोगे तो -10। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कॉलम 3 की बारी, तो क्या आया, -2 -2, यह आया कितना, 9 और -8, तो -1, ये हो गया माइनस का 19, -7 +2, 9 + 8 हो गया 17, तो +19 -7 +34, 19 - 7 कर लें 12, 34 और 12 ऐड करोगे तो 46। आंसर सेम ही आएगा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो डिटरमिनेंट के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका बच्चों सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी पूरी डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने के ऊपर ही है। ये एक मैट्रिक्स है, लिखा है प्रूफ करो 2a 4 डिटरमिनेंट a के बराबर है। देखो 2a कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स में स्केलर की मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी एलिमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिटरमिनेंट निकालना है 2a का, तो 2a का अगर डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो ये 2 4 8 4, ये सोल्व करने पर 4 2 = 8 -8 4 = 32, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -32 - 8 कर ले 24। नेक्स्ट ये तो आया LHS। RHS क्या है, RHS है 4 डिटरमिनेंट a, तो 4 और इंटू डिटरमिनेंट a, डिटरमिनेंट अगर a निकाला जाए तो 2 - 8 यानी 4 × -6 और 6 4 = 24। ठीक है, तो ये आपका LHS RHS क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया। देखिए इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक प्रॉपर्टी भी समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी नंबर को डिटरमिनेंट से बाहर निकाला जा रहा है, मान लो KA लिखा हुआ है, KA का होल डिटरमिनेंट है, तो जब ये नंबर डिटरमिनेंट से बाहर लिखा जाएगा तो k की पावर NA लिखा जाएगा, जहां n क्या है, ऑर्डर ऑफ A मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही काम की बात है, ध्यान से समझ लीजिएगा। मान के चलो A कोई मैट्रिक्स दे दी जाए, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स की, ठीक है, A कोई मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, और डिटरमिनेंट A की वैल्यू दे दी हमें 5, और मेरे से पूछता है बताओ 3 डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आ गया। तो अगर इस 3 को मैं डिटरमिनेंट से बाहर निकालता हूं, ठीक है, 3 डिटरमिनेंट A है, अगर इस डिटरमिनेंट से बाहर लिखना है तो 3 की पावर उतनी कर दो जितना ऑर्डर है और डिटरमिनेंट A, तो 3 की पावर 3 27 × 5 135 आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, और भी क्वेश्चंस हैं अभी आगे वीडियो के अंदर कराए जाएंगे, इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई नंबर डिटरमिनेंट से बाहर लिखा जाता है तो उस नंबर की पावर उतनी कर दो जितना डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक, इतनी सी बात में कोई समस्या। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मदद से आप ये समझ लें कि जैसे मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उन्हें इक्वल रखा जाता है। डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं है, अगर दो डिटरमिनेंट इक्वल हैं तो जरूरी नहीं है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल ही हों। आप क्या करोगे, दो डिटरमिनेंट इक्वल हैं तो दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू को इक्वल करोगे। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 - 20, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई 2x² - 24, तो 2 - 20 कितना हो गया -24,
18, 2x स्क्वायर माइनस 24, इधर ले आओ प्लस हो गया ये, 24 माइनस 18 करोगे कितना आ जाएगा 6, 2x स्क्वायर की वैल्यू, तो x स्क्वायर की वैल्यू 3, तो x आपका हो जाएगा प्लस माइनस √3, ये x की वैल्यू है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट P बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है कि P कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, डिटरमिनेंट P की वैल्यू अल्फा है, तो बताओ 2025 की पावर अल्फा कितनी होगी। तो ऑर्डर 3 है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देखो किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर ओड हो, अगर ऑर्डर ओड है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। इस बात को आप एक एग्जांपल के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिसेस चैप्टर में समझाया था, इसका डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 है। यहाँ जो एलिमेंट लिखे होंगे उनके साइन एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स होंगे। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करूंगा तो 0 आएगा इधर, तो ये फर्स्ट कॉलम रखने के बाद फिर +3 माइनस साइन के साथ एक्सपेंड करेंगे 0 और +35 -35 देन उसके बाद यहाँ 5 आया, ये हो गया 21, तो 35 5 जा 105 माइनस का और ये प्लस का 105, तो कैंसिल होकर 0 वैल्यू आ गई। अब बच्चे 0 टिक कर देंगे, नहीं 2025 की पावर 0 पूछी है तो क्या आएगा 1 आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के ऊपर सीधे सीधे डिटरमिनेंट की वैल्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट अगला टॉपिक शुरू करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए बच्चों, डिटरमिनेंट की मदद से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और उस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, मान लो एक ए वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और कोई सी वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट x3 y3 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका फॉर्मूला है 1/2 डिटरमिनेंट। ठीक है, और ये पूरा ही फॉर्मूला आपका मॉडुलस में आएगा, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये वही फॉर्मूला है जो 9th-10th क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता था। लास्ट टाइम शायद सिलेबस से वो एक्सरसाइज कट गई, लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये फॉर्मूला वही बनने वाला है, 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, नेक्स्ट माइनस का x2 आएगा, लेकिन जब लिखोगे y1 माइनस y3 लिखा जाएगा ये, और प्लस x3 y1 माइनस y2। बस वहाँ ये वैल्यू माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके दी हुई है 9th-10th क्लास के अंदर, और यही फॉर्मूला है। यानी कि इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो वही फॉर्मूला बन जाता है जो 9th-10th क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के अंदर आता है। 11th में भी है स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन देखो जरा कैसे करने हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि मुझे वर्टेक्स दिए हों और एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया। तो वर्टेक्स दिए हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना काफ़ी इजी है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक, पूरा वैल्यू डिटरमिनेंट के अंदर, मतलब मॉडुलस के अंदर। 1/2 एक्सपेंड कराओगे 3, देखो फर्स्ट कॉलम ढकोगे 3 आया, ये 2/2 का डिटरमिनेंट बचा, ये सोल्व कर लो। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ढकेंगे -8 आएगा, इसके यहाँ मल्टीप्लाई -4 और ये मल्टीप्लाई कराओगे तो -5, फिर +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ढका तो ये आ गया बच्चों -4 और -10। टू -1 1 हो गया, ये माइनस का 9, 9 8 जा 72, प्लस का हो गया माइनस का 14, तो 3 + 72 हो गया 75, 75 - 14 अगर आप करोगे तो ये हो गया 61। तो 61/2 स्क्वायर यूनिट इस ट्राइंगल का एरिया है। तो अगर मेरे पास
ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हैं, तो बहुत ही इजीली हम इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है कि मुझसे पूछ ले कि भाई दो लाइनों को जोड़कर, दो पॉइंटों को जोड़कर, सॉरी, दो पॉइंट्स को जोड़ के जो लाइन बनेगी, इस लाइन की इक्वेशन निकालो। दो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए, उसको जोड़ के जो लाइन बनेगी, इसकी इक्वेशन निकालो। देखो क्या करना है, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करके इक्वेशन निकालोगे, डिटरमिनेंट का यूज करके। तो इस लाइन पर कोई तीसरा पॉइंट मान लो, और अब इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का एरिया वो बच्चों जीरो होगा। क्यों होगा एरिया जीरो? क्योंकि तीन अगर कोलिनियर पॉइंट है तो कभी भी उनसे जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया जीरो, क्योंकि ये एरिया ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, ट्राइंगल ही नहीं बन रहा, तो एरिया तो कुछ भी नहीं बनने का, जीरो एरिया होगा। वहीं से इक्वेशन निकल जाएगी बस। एरिया ऑफ ट्राइंगल का अगर फॉर्मूला लगा दें 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल को जीरो रख दें, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करा लो, 1 6 माइनस वाई, फिर -2, ये लगा -2 3 माइनस एक्स, फिर उसके बाद 1, ये वैल्यू आ गई 3y माइनस 6x, 2 जीरो में भेज दो, तो 6 माइनस वाई माइनस मल्टीप्लाई कराओगे -6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x, 6 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपके पास -4x प्लस 2y। ठीक है, तो -4x इक्वल्स टू -2y, तो x y इज इक्वल्स टू 2x, ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, चाहे इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख लो, y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो अगर मेरे पास दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दिए हैं और मेरे से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलवा रहे हैं, तो बहुत इजी काम है, मैं उस लाइन को जोड़ूं, उस पर एक पॉइंट मान लूं x, y, और इस पूरे ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि ट्राइंगल बन नहीं रहा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 रख दे, वहां से x y में रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शो दैट द पॉइंट, 3 पॉइंट दिए ने कोलिनियर शो करना है। देखो 3 पॉइंट कोलिनियर तब शो हो पाएंगे अगर इनका एरिया, इन तीनों पॉइंट्स से बनने के बाद जो एरिया बनेगा ABC ट्राइंगल का, वो 0 आ जाए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लें, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट A और B प्लस C है, x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। अगर डिटरमिनेंट ऑफ, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सिलेबस के अंदर नहीं है, सेकंड एक्सरसाइज पुरानी अगर किसी पास NCERT हो तो उसकी मदद से तो डायरेक्ट आंसर निकल सकता था 0, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टीज आपको नहीं भी आती, एक्सपेंड करा लो, सीधे सीधे आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कराओ, A, ये और ये ढका A आया, इसकी मल्टीप्लाई तो C प्लस A माइनस A माइनस B, फिर उसके बाद माइनस का B प्लस C, B माइनस C, और उसके बाद 1, उधर मल्टीप्लाई कराओगे AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस CA, एक्सपेंड करा लिया, ये आंसर 0 आ जाना चाहिए बस अपना। A कट गया, A की मल्टीप्लाई कराओगे AC माइनस AB, B प्लस C, B माइनस C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हो गया, माइनस की मल्टीप्लाई और करा दी, माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, प्लस 1 की इंटू कराओगे AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस CA। तो यहाँ C स्क्वायर एक तो कैंसिल आउट हो रहा है, एक B स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, एक AB कैंसिल आउट हो रहा है, एक AC कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कुल मिला के सब कुछ कैंसिल, 0 आ गया। देयरफॉर ABC आर कोलिनियर, क्योंकि जिन 3 पॉइंटों से पास होने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाता है, वो कोलिनियर प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, बात इतनी समझ में आ रही है सभी बच्चों के? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है अब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो प्यारे बच्चों, माइनर क्या है? इसी बच्चे की तरह आप भी सोच रहे होंगे कि माइनर क्या है, लेकिन आपके पास एम फॉर ए प्लस चैनल है, तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस एम प्लस का एम बनाओ, ए प्लस का एम बनाओ, ए प्लस ग्रेड लाने का एम बनाओ और चलते रहो, बस मेहनत करते रहो। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ
ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच द एलिमेंट aij लाई। तो अगर एलिमेंट एलिमेंट का माइनर निकालना है तो वो माइनर उस डिटरमिनेंट को कहा जाएगा अगर हम उस वाली रो और उस कॉलम को डिलीट कर दें। बिल्कुल सिंपल सी बात, बहुत ही ज़्यादा सिंपल बात है, समझने की कोशिश करो। मान लो एक क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है जी, माइनर निकालना है, ये डिटरमिनेंट दिया है, ठीक है। माइनर का सिंबल M11 है। अगर इस एलिमेंट का जो A11 पर बैठा है, अगर इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो मैं उसे M11 से डिनोट करूंगा। और उसका माइनर ये कहता है कि जिस रो में वो है वो रो डिलीट कर दो, और जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट कर दो। तो जो बचा वो डिटरमिनेंट जो है, क्योंकि ये 1 by 1 का ही डिटरमिनेंट बच गया, तो यही हमारा आंसर है 3, ठीक है। माइनर निकल चुका। अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर निकालना है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर जो एलिमेंट बैठा है वो रो डिलीट कर दो, वो कॉलम डिलीट कर दो, जो एलिमेंट बच जाएगा वो उसका माइनर होगा। नेक्स्ट M21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर 4 है, इसकी रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, जो डिटरमिनेंट बचा वही आंसर है। M22, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट करा देंगे, आंसर 1 आ जाएगा। ये तो बात हुई माइनर की, जो डेफिनेशन लिखी है इस डेफिनेशन की, इसे MIJ से डिनोट करते हैं माइनर को, ठीक है। जिस रो के अंदर और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है वो वाली रो और वो कॉलम अगर हम डिलीट कर दें, ठीक है, बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम, उसके बाद जो डिटरमिनेंट बचा वो हमारा उसका माइनर है। देखो एक क्वेश्चन, अगर 3/3 के किसी 3/3 का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स है 5 3 2 3 7 1 6 2 1। अब मैं कहता हूं कि जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट यहां बैठा हुआ है इस एलिमेंट की रो और कॉलम डिलीट कर लो, उसके बाद जो 2 by 2 का डिटरमिनेंट बचा उसको आप सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो ही इसका माइनर है, ठीक। क्या इतनी बात सभी के समझ में आई? अब क्या करना है, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर ये एलिमेंट है, फर्स्ट रो डिलीट करो, सेकंड कॉलम डिलीट करो, जो बचा डिटरमिनेंट उसे आप एक्सपेंड कर लो, तो वो जो वैल्यू आएगी वही माइनर की वैल्यू होगी। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो अगर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर 2 एलिमेंट है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करो, ये बचा 6 माइनस, देखो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई 6 माइनस 42, तो 6 माइनस 42 कितना हो गया बच्चों, माइनस का 38 नहीं 36, ठीक है। ये M13 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही सभी माइनर इसके आराम से निकाले जा सकते हैं। -36, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हो माइनर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय कैपिटल aij। एक तो कोफैक्टर को कैपिटल aij से डिनोट करते हैं, और ये होगा कि हम -1 की पावर i + j कर दें और उसकी मल्टीप्लाई माइनर में कर दें, यानी जो माइनर है वैल्यू डिटरमिनेंट की वही आनी है, बस इसकी मल्टीप्लाई होनी है। और अगर i + j इवन है तो -1 की पावर इवन 1 होगा, मल्टीप्लाई करवाने का कोई फायदा भी नहीं है। ओड के केस में माइनस साइन आ जाएगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि अगर ये माइनर निकल गए, मैं कहूँ कोफैक्टर निकालो A11, तो ये देखो इन दोनों का सम क्या आ रहा है, इवन, तो यही आंसर है जो लिखा है माइनर का। लेकिन अगर इन दोनों का सम ओड आ गया, i और j का सम ओड आ गया, तो इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करा दो। 2 और 1, यहाँ भी सम ओड आ गया तो माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस ऑलरेडी था प्लस हो जाएगा। 2 और 2, तो सम कितना आ गया, इवन है, तो यही आंसर है जो आंसर लिखा हुआ है। निकल गए कोफैक्टर। इसके कोफैक्टर अगर पूछते हैं तो किसके कोफैक्टर कैसे निकालोगे? सेम वही काम, 1 1 सम क्या है, इवन, तो वही आंसर है। 1 2 सम कितना है, ओड, तो आंसर है माइनस की मल्टीप्लाई। और 1 3 सम कितना, इवन, तो जो आंसर लिखा है माइनर का वही कोफैक्टर की वैल्यू हो गई। तो माइनर और कोफैक्टर निकालने शायद आप सभी बच्चों को अच्छे से आ गए हों। अब एक समझने वाली बात है
कि जो हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है और A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32 और 33, ये कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। तो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना बताया। तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना कुछ इस प्रकार बताया कि भाई ये एलिमेंट यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक लो, जो एलिमेंट दोनों के अंदर आ गया वो लिखो, और ये जो बचा 2x2 का डिटर्मिनेंट है इसे इनटू में सॉल्व कर लो। ठीक, ऐसे ही करते हैं। A22 की A33 मल्टीप्लाई माइनस A32 की मल्टीप्लाई A23 के अंदर, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, बीच में माइनस का साइन। फिर अगला एलिमेंट माइनस साइन के साथ आना है, फिर वही काम करना है। क्या, जिस रो और जिस कॉलम में वो प्रेजेंट है वो रो और कॉलम ढक लो और बचे हुए को 2x2 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो। A21 A33 माइनस A31 A23, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या करोगे, तीसरा एलिमेंट, तो जिस रो और जिस कॉलम प्रेजेंट है वो ढक दो, बाकी बचा हुआ सोल्व कर लो। ये तीसरा एलिमेंट प्लस साइन के साथ लिखना बताया था, A21 A32 माइनस A31 A22। तो बच्चों यहां से आप क्या सीखते हो कि ये एलिमेंट तो ठीक है, ये जो वैल्यू आप बता रहे हो ये तो कोफैक्टर की वैल्यू है कि भाई इस कॉलम को और इस रो को ढक लो, जो बचा हुआ एक्सपेंड कर दो, वही तो कोफैक्टर होता है। अच्छा, इस माइनस साइन को और अगर मैं इसे देखूं, क्योंकि 1 और 2 का सम ओड है इसलिए माइनस आया, तो माइनस साइन को देखूं तो ये पूरी वैल्यू माइनस सही थी, जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है ये पूरी कोफैक्टर की वैल्यू है। वो A13 और उसके ब्रैकेट में जो लिखी हुई है वो कोफैक्टर की वैल्यू है। मतलब कभी भी मैं किसी रो की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से करा दूं, पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से, दूसरे एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से, प्लस तीसरे एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी है, अगर आप किसी रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई, मान लो A11 है, A12 दूसरा एलिमेंट है, A13 तीसरा एलिमेंट है, दूसरी रो के कोफैक्टर से करा देते हो, A21, A22 और A23, और इसे ऐड करोगे तो कभी भी आंसर 0 आएगा। ठीक, यानी अगर एक रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से कराओगे तो आंसर 0 आएगा, और अगर जिस रो के कोफैक्टर लिए हैं, जिस रो के एलिमेंट लिए हैं उसी के कोफैक्टर से इनटू करा लो, तो वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये सवाल है, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि कोफैक्टर्स की मदद से यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इसकी वैल्यू बताओ, इवैल्यूएट। ठीक है, तो क्या करो, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर, पहले थर्ड कॉलम के कोफैक्टर निकाल लो। A13 सम इवन है तो प्लस ही लिखना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रख ले, तो बचा हुआ एलिमेंट एक्सपेंड करा लो, Z माइनस वाई। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्योंकि इन दोनों का सम ओड है तो माइनस पहले ही लगा लो, और सेकंड रो और थर्ड कॉलम का माइनर निकाल दो, Z माइनस एक्स, यानी ये वैल्यू x माइनस जेड हो गई। और थर्ड रो थर्ड कॉलम की बात करूं तो फिर से सम इवन है, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करो, तो जो बचा वो y माइनस एक्स। ठीक, कोफैक्ट माइनर निकाल दिया, और क्योंकि सम इवन था तो उतना ही कोफैक्टर आ जाएगा। अगर मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए तो A13 एलिमेंट की मल्टीप्लाई कैपिटल A13 से किसी कॉलम या रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसी कॉलम के या रो के कोफैक्टर से करा दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो A13 इंटू कैपिटल A13, A23 इंटू कैपिटल A23, यानी एलिमेंट की मल्टीप्लाई कोफैक्टर से, प्लस, ठीक है, तीसरी रो तीसरा कॉलम, और ये कोफैक्टर भी तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो हमने तीसरी कॉलम के एलिमेंट की मल्टीप्लाई तीसरी कॉलम के ही कोफैक्टर से करा दी, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है। A13 एलिमेंट लिखा है YZ, कैपिटल A13 की वैल्यू है Z माइनस वाई, प्लस A23 एलिमेंट लिखा है माइनस, मल्टीप्लाई करा चुके हम, x माइनस जेड, A23 एलिमेंट ZX, कैपिटल A23 यानी कोफैक्टर है x माइनस जेड। ऐसे ही A33 एलिमेंट XY, और A33 जो कोफैक्टर है वो y माइनस एक्स। अब क्या कराओगे,
यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। देखो ऐसे सॉल्व करने को तो ये आंसर ही आ गया, पर आंसर शीट के अंदर इसका आंसर काफ़ी सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है। ठीक है, वाई माइनस जेड यहाँ है, मैं माइनस कॉमन ले लूँ अगर, तो वाई माइनस जेड यहाँ भी बनाना पड़ेगा, तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, पूरी मल्टीप्लाई खोल दी यहाँ, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो वाई माइनस जेड कैसे बना सकते हो? अगर हम यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले लें, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो वाई माइनस जेड आ जाएगा। ऐसे ही ये प्लस एक्स कॉमन लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचेगा। क्या पूरे में से वाई माइनस जेड कॉमन लिया जा सकता है? ये माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, और क्योंकि वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड लिखोगे तो एक वाई माइनस जेड तो कॉमन आ गया, तो वाई प्लस जेड बच जाएगा। तो पूरे ही क्वेश्चन के आंसर में से हमने वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया। बचा जो, अगर उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड, तो वाई माइनस जेड, ये एक्स माइनस वाई अगर मैं बनाना चाह रहा हूं तो यहां से और यहां से क्या कॉमन लूं, जेड कॉमन ले लूं, एक्स माइनस वाई बन जाएगा। और बचे हैं दोनों इन टर्म्स में से माइनस का एक्स कॉमन ले लूं तो भी एक्स माइनस वाई बन जाएगा। पूरे ही आंसर में से एक्स माइनस वाई भी कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये हमारा आंसर बच गया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके आप पूरा आंसर लिखें। एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रखा है, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर की मदद से ही आप डिटरमिनेंट का आंसर निकालो। तो सबसे पहले थर्ड कॉलम के कोफैक्टर निकाले, फिर डिटरमिनेंट का आंसर चाहिए तो थर्ड कॉलम के ही एलिमेंट से इनटू करा दी। ठीक, फिर सॉल्व करके हमारे पास डिटरमिनेंट का जो है आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एआईजी। देखो क्या करना है आपको कि जो किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर हैं, एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर हैं, उनको लिखना है एक मैट्रिक्स के अंदर, वो भी ट्रांसपोज्ड फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एडजॉइंट ऑफ ए की, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए का सिंबल है। इसके अंदर आपको कोफैक्टर लिखने हैं बच्चों, लेकिन कोफैक्टर का ट्रांसपोज करा देना। ठीक है, फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर हैं वो फर्स्ट कॉलम में आने हैं, सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड कॉलम में आने हैं, और थर्ड रो के कोफैक्टर को थर्ड कॉलम के अंदर लिखना है। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज अगर आप करा दोगे, रो का कॉलम बना दोगे, तो वो एडजॉइंट बनता है। चलो सीखते हैं एडजॉइंट निकालना एक 2x2 मैट्रिक्स का। तो अगर एक 2x2 की मैट्रिक्स ले लें, 2 3 1 4 दिया हुआ है, तो पहले इसके कोफैक्टर्स निकाल लें, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप ढक लोगे तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी, सम इवन है तो साइन प्लस का लग गया। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ढकेंगे तो माइनस का साइन आया, और क्योंकि ओड था सम, और 1 है ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ढकने पर 1 बचा। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ढकोगे तो 3 बचेगा, वो भी ओड है सम तो माइनस का। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम ढकोगे तो वैल्यू 2 आ जाएगी। बस इसी को ही आपको ट्रांसपोज करके लिख देना है, यानी रो का कॉलम बना लो, और ये जो रो लिखी है इसका भी कॉलम बना लो। ये जो आया ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों एडजॉइंट ए निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। एडजॉइंट ए निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर 2x2 के लिए, वो भी अगर ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके तो साइन चेंज कर देने हैं, इन दो के तो बस साइन चेंज कर लो, और इधर A11 A22 को क्या कर लो, इंटरचेंज कर लो आपस में। ठीक, जैसे क्वेश्चन था तो 2 4 है, तो इसका अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, शॉर्ट ट्रिक है एडजॉइंट निकालने की, 2 4 का आप 4 2 लिख लें और इनका साइन बदल दें -1 -3, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही एग्जैक्टली सेम 3x3 के भी आप क्या निकाल सकते हो, एडजॉइंट निकाल सकते हो। सभी कोफैक्टर्स निकालो और कोफैक्टर को ट्रांसपोज फॉर्म में लिख दो।
देखिए इसके ऊपर थ्योरम है, काफ़ी अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट, लेकिन इस थ्योरम का आप प्रूफ नहीं, हम सिर्फ वेरिफिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, पहले थ्योरम बता दूं क्या है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए और एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट अगर मैं कभी भी कराऊंगा, चाहे मैं एडजॉइंट ऑफ ए और ए की प्रोडक्ट करा लूं, वो डिटरमिनेंट ए इंटू आई के बराबर होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे। वेरिफिकेशन की बात करें, अगर ए कोई मैट्रिक्स है जहां मैं इसके एलिमेंट लिख रहा हूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसके अंदर कोफैक्टर लिखे जाएंगे, वो भी ट्रांसपोज करके A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, तो कोफैक्टर लिख दिए, उनका ट्रांसपोज्ड फॉर्म लिख दी। अगर ए की और एडजॉइंट ऑफ ए की इंटू होती है तो बच्चों देखो क्या आएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना कि अगर ए की और एडजॉइंट ऑफ ए की इंटू होती है तो क्या आएगा। इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से इंटू कराओगे तो जिस रो के एलिमेंट है क्या उसी रो के कोफैक्टर आ गए। और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था अगर एक रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसी रो के कोफैक्टर से करा देते हैं तो क्या मिलती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलो अगर फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई रो 1 की किससे होगी, कॉलम 2 से। अब जिस रो के कोफैक्टर हैं क्या उससे दूसरी रो के, मतलब जिस रो के एलिमेंट हैं उससे दूसरी रो के कोफैक्टर से इंटू हो रही है। और ये भी समझाया था कि अगर एक रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से करा दोगे तो 0 आंसर आएगा। यही काम तीसरी वाले में भी होगा, जब इस रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 3 से कराओगे तो 0, सेम रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 1, क्योंकि ये जो कॉलम में लिखे हैं ये रो 1 के कोफैक्टर हैं, और मल्टीप्लाई रो 2 से कराओगे तो 0 होगा। पर जब रो 2 की मल्टीप्लाई रो 2 के कोफैक्टर से होगी तो डिटरमिनेंट ए आ जाएगा। ऐसे ही कॉलम में जब कॉलम 3 की मल्टीप्लाई कॉलम 3 के डिटरमिनेंट से होगी तो कॉलम 3 के एलिमेंट की मल्टीप्लाई कॉलम 3 के या रो 3 के एलिमेंट की मल्टीप्लाई रो 3 के कोफैक्टर से कराओगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी को ही हम डिटरमिनेंट ए अगर कॉमन ले लें तो ये जो बचेगा ये 1 0 0 0 1 0 ये आई बच जाएगा। तो ए और एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट डिटरमिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होती है। ये एक अच्छी थ्योरम है। ठीक, नेक्स्ट सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी जिन भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने पर आंसर 0 आएगा उन्हें क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और जिन भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मतलब डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने पर 0 नहीं आता वो नॉन सिंगुलर कहलाती हैं। ठीक है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट एक और थ्योरम है, द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। कि अगर ए और बी के डिटरमिनेंट की हम मतलब ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करें और उसका होल डिटरमिनेंट करते हैं तो दोनों ही मैट्रिक्स का अलग अलग डिटरमिनेंट करने पर और उसकी मल्टीप्लाई करने पर भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क हमें समझ में आता है, एक इंपॉर्टेंट बात हमें समझ में आती है। क्या, अभी जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर ए की एडजॉइंट ऑफ ए से इंटू करता हूं तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई आता है। ठीक, अगर मैं इसका होल डिटरमिनेंट कर दूं, अगर मैं इस पूरे का डिटरमिनेंट निकालने लग जाऊं, ठीक, तो समझना जरा, अगर किसी ने 2x पे वीडियो कर रखी हो तो इसे 1x पे कर लो। अभी अगर इसका डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि भाई दो मैट्रिक्स हैं ये, तो दोनों का डिटरमिनेंट अलग अलग सोल्व होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये एक नंबर है, डिटरमिनेंट ऑफ एक नंबर होता है, किसी नंबर को डिटरमिनेंट से बाहर निकालते हैं तो उसकी पावर उतनी हो जाती है जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और आई का डिटरमिनेंट आएगा वो वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, डिटरमिनेंट डिवाइड में भेज दो तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट का फॉर्मूला आ गया डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। बहुत ज्यादा काम का फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा काम का। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। क्लियर बच्चों, देखो समझो जरा। नेक्स्ट टॉपिक अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स क्या चीज है, अगर मैं कोई दो मैट्रिक्स ऐसी ले आऊं जिनकी प्रोडक्ट आई आ जाए तो वो एक दूसरे की इनवर्स कहलाएंगे। यानी ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा,
और बच्चों बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अगर ए बी और बी ए की प्रोडक्ट आई आ जाती है तो। जैसे कि सेम काम नंबर्स में होता है, अगर मल्टीप्लीकेशन में 2 का कोई आपसे इन्वर्स पूछता है तो 2 का इन्वर्स वो नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आ जाए। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन में जो काम 1 करता है नंबर्स में, वो काम मैट्रिक्स के अंदर आई करता है। तो यहाँ 1/2 है, तो इसका मतलब 2 का जो इन्वर्स है वो 1/2 हो गया। फिर 2 की मल्टीप्लाई मैं ऐसे किस नंबर से करवाऊं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज होती है मैट्रिक्स, उसमें नंबर्स में। मैट्रिक्स में भी यही है कि भाई ए की मल्टीप्लाई जिसके साथ कराने पर आई आ गया, उस मैट्रिक्स को हम ए इनवर्स बोल देंगे। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, उस मैट्रिक्स को हम ए इनवर्स बोल देंगे। ठीक, ये ए इनवर्स है। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, यानी जितनी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं उन्हीं का ही इनवर्स निकलेगा, जितनी सिंगुलर मैट्रिक्स हैं उनका इनवर्स नहीं निकल सकता। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। इस फॉर्मूले का प्रूफ भी मैं अभी आपको समझाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे प्रूफ हुआ है। इस बात को समझिए जरा। यहाँ एक क्वेश्चन थ्योरम है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वो इन्वर्टिबल तब कहलाएगी जब वो नॉन सिंगुलर हो। तो लेट कर लेते हैं कि ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए कोई क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, दैट इज, इस बात का मतलब है कि ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर बात। अब क्योंकि ए इंटू बी आई होना चाहिए, भाई ए का इनवर्स बी है, ठीक, तो ए इंटू बी आई होगा। अब अगर इसका डिटरमिनेंट ले लें तो दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट पर डिटरमिनेंट लगता अलग अलग चला जाएगा। आई का डिटरमिनेंट 1 है, ये दो नंबर है। भाई किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने पर नंबर ही तो आता है, डिटरमिनेंट की ही तो डेफिनेशन बताई, नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या दो नंबरों की प्रोडक्ट अगर 1 आ रही है तो वो पॉसिबल है। यहां से मैं कह सकता हूं देयरफॉर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दो नंबरों की मल्टीप्लाई अगर 1 आ रही है तो पक्का वो दोनों ही नंबर 0 नहीं है। एक भी 0 होता तो आंसर 0 हो जाता। तो मैंने प्रूफ कर दिया क्या, कि अगर कोई मैट्रिक्स बन रही है, ठीक, इनवर्स बन रही है कोई मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स का, तो उसके लिए कंडीशन है कि डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए। और इस बात को आप ऐसे भी समझ लो कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, आई के इक्वल है। ठीक, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई के इक्वल है। ठीक, अगर मैं इस पूरी ही इक्वेशन को डिवाइड करा दूं डिटरमिनेंट ऑफ ए से, ठीक है, इसका उल्टा भी ट्रू होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी डिटरमिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होगा। तो पूरी इक्वेशन को डिटरमिनेंट ए से डिवाइड करा लें अगर, तो ये प्रूफ होगा। ठीक, यहां हम कह सकते हैं कि भाई ए मैट्रिक्स की अगर हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आई आ रहा है, तो देयरफॉर जो ए इनवर्स का फॉर्मूला है वो क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ए। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकल सकता है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। इनवर्स का निकालने का क्वेश्चन देख लो अब आप एक, अभी कैसे इनवर्स फाइंड करना है। तो एक मैट्रिक्स लिखिए, इसका इनवर्स फाइंड करना है। देखो सबसे पहले जब भी इनवर्स फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा आपको डिटरमिनेंट ए निकाल लेना है, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ए ही 0 आ गया तो आप लिख दोगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ए चेक करो क्या आया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रखने पर 2 आता है, -1 की 1 में इंटू करोगे -1 और 2 की 0 में इंटू करोगे 0, फिर -1 आया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रखने पर, 4 और -7 की 0 में करेंगे तो 0, फिर नेक्स्ट 3 प्लस का 8 -7, तो ये वैल्यू आ गई -2 -4 और +3, तो ये वैल्यू हो चुकी है -2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सो ए इनवर्स एग्जिस्ट।
-3, ठीक है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, -3 आ रहा, 0 के बराबर तो आया नहीं, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अब कोफैक्टर निकाल लो, ए के कोफैक्टर फाइंड कर लें। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32 और 33 विद साइन। इवन है तो प्लस का, ओड है तो माइनस, ओड माइनस, इवन प्लस, ओड माइनस, इवन प्लस, ओड माइनस, ये प्लस। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर ढकते हो तो -1 और 0, तो वैल्यू आ गई -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ढकने पर -4 -0, तो 4 हो गया, ये -4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के केस में 8 और -7, तो वैल्यू हो गई 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगर ढकते हैं तो 1 और -6, 1 -6, तो 1 -6 कितना हो गया बच्चों? -5, तो ये प्लस हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 और -21, यानी 2 + 21, तो ये हो गया 23। सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 और +7, तो 4 + 7 हो गया 11। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अगर ढकोगे तो 1 माइनस, नहीं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 और -3, तो +3 आ जाएगी वैल्यू। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 और -12, माइनस पहले से ही लगा हुआ तो प्लस हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम के केस में -2 और -4, तो -6 ये वैल्यू हो गई, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो इस कोफैक्टर का क्या कर लो? ट्रांसपोज। जो रो में आ रहे हैं वो कॉलम में लिख लो, ठीक, जो रो में आ रहे हैं वो कॉलम में लिख लो। ऐसे यहां भी जो रो में आ रहे हैं उन्हें कॉलम में लिख लो, ठीक है। इनवर्स कैसे निकलेगा? इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? -3, तो 1/-3, -1 5 3, -4 23 12, 1 -11 -6, ये वैल्यू किसकी आ गई? ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। हो गया काम। इनवर्स ऑफ ए ही तो पूछा है। क्लियर? देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो ये एक थ्योरम है और ये थ्योरम है तो चैप्टर 3 की, लेकिन चैप्टर 3 के अंदर क्योंकि इनवर्स ही नहीं है अब सिलेबस के अंदर, तो मैंने इस थ्योरम को इसलिए इस चैप्टर के वन शॉट के अंदर रखा है। तो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या है? ये थ्योरम कहती है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर इनवर्स होगा तो वो यूनिक होगा, यानी हर स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स आएगा, ठीक है। इस बात को प्रूफ करने के लिए लेट कर लो कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी और सी इस स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स है, ठीक है। क्लियर है बात? तो मैंने क्या मान लिया कि ए मैट्रिक्स है और उसके 2 इनवर्स हैं, जबकि मुझे प्रूफ करना है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, कि हर मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होता है। अब मेरा एम है इन दोनों को इक्वल करके प्रूफ करना है ना, बी और सी को इक्वल प्रूफ करना। कैसे प्रूफ होगा? देखो, अगर बी ए का इनवर्स है तो ए बी और बी ए की प्रोडक्ट आई के इक्वल होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि बी ए का इनवर्स है। सी भी ए का इनवर्स है तो ए सी और सी ए की प्रोडक्ट भी आई के इक्वल होनी चाहिए, ठीक। अब बी से स्टार्ट करते हैं, बी को सी के इक्वल प्रूफ करना है। क्या बी को मैं बी आई लिख सकता हूं? ठीक है, इधर लिख देता हूं। क्या बी जो मैट्रिक्स है इसको मैं बी इंटू आई लिख सकता हूं? आई के प्लेस पर, आई के प्लेस पर मैं क्या पुट कर लूं? ए सी पुट कर लूं। आई के प्लेस पर ए सी पुट कर दिया, ठीक है। कॉम्यूटेटिव है मैट्रिक्स की प्रोडक्ट, सॉरी कॉम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव। तो बी इंटू ए सी को बी ए इंटू सी लिख सकते हैं। जहां बी ए की वैल्यू आई है और आई इंटू सी सी आ जाएगा, तो यहाँ बी इज इक्वल टू सी प्रूफ हो गया।
यानी क्या प्रूफ हो गया, देयरफॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक, कि जो भी मैट्रिक्स होगी उसका इनवर्स यूनिक होगा। ठीक है, यानी उसका जो इनवर्स होगा वो हमेशा एक ही आएगा। चैप्टर 3 की ये थ्योरम है। एक और थ्योरम है, ये भी चैप्टर 3 के अंदर दी हुई है। ठीक है, इसका भी प्रूफ अच्छे से समझ लें, इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। तो ए बी का होल इनवर्स, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे। अब मान लो ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स है, तो ए बी और ए बी के इनवर्स की जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी, आई के इक्वल होगी। ठीक, मैं प्री मल्टीप्लाई करूं ए इनवर्स की बोथ साइड। देखो प्री मल्टीप्लाई का क्या मतलब है कि दोनों ही तरफ अगर ए इनवर्स लेफ्ट में है तो इधर भी लेफ्ट में लोगे। ठीक है, अगर ए इनवर्स की या किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो तो जिसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ लेफ्ट में लोगे या दोनों तरफ राइट में लोगे। तो प्री मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इंटू ए बी का होल इनवर्स इधर आ जाएगा ए इनवर्स इंटू आई, दोनों साइड ए इनवर्स से लेफ्ट में इंटू करा दी। ए इनवर्स इंटू ए बन गया आई, तो आई बी ए बी का होल इनवर्स और ए इनवर्स की आई में करोगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। बी इंटू आई बी बनेगा, प्री मल्टीप्लाई करा दो बोथ साइड बी से, सॉरी बी इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स। तो अगर बी इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई में कराऊंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी, ये आई हो जाएगा, और आई की ए बी इनवर्स में इंटू कराओगे तो ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, प्रूफ हो गया। ठीक है, सिंपल सा प्रूफ है, लेकिन बच्चे कई बार स्किप कर जाते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। दोनों ही थ्योरम चैप्टर 3 की इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि अगर प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स की बात करें या इनवर्स ऑफ ए की बात करें, तो एक प्रॉपर्टी है ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर, जो अभी प्रूफ करी। एक प्रॉपर्टी है इनवर्स का इनवर्स अगर आप करते हो तो वापस ए मिलेगा। और क्या प्रॉपर्टी है, अगर ए इनवर्स का ट्रांसपोज करोगे तो वो ए ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर ही आएगा। नेक्स्ट, किसी नंबर की ए में इंटू कर रहे हैं और उसका होल इनवर्स कर रहे हैं, तो नंबर तो 1/a के लिखा जाएगा और ए इनवर्स आएगी। ठीक है, के का इनवर्स, के नंबर है तो उसका 1/k हो गया और ए का ए इनवर्स हो गया। तो ये कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टीज है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक ये क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही, कि ए मैट्रिक्स है, ये शो करना है कि ए क्यूब 6a² 5a + 11i 0 के बराबर है, और फिर ए इनवर्स फाइंड करना है। देखो बच्चों, ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ आप चैप्टर 3 के अंदर अच्छे से कर चुके होंगे, तो मैं यहाँ इस प्रूफ को दोबारा नहीं करा रहा, मैं सीधे ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है ये सिखा देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन चैप्टर 3 के अंदर थे। आप ए मैट्रिक्स की 3 बार मल्टीप्लाई करो, ए क्यूब आ जाएगी, ए की 2 बार इंटू करोगे a², और यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे जब सारी, तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद आंसर 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं इसको प्रूफ कर लेना, उसके बाद इनवर्स की बात करते हैं। तो मल्टीप्लाई करा दो पूरी ही इक्वेशन में ए इनवर्स के साथ। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स की करा दी पूरी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब ए इनवर्स की इंटू 0 में कराओगे तो नल मैट्रिक्स के साथ इंटू होने के बाद नल मैट्रिक्स आ जाएगी। ए इनवर्स इंटू ए बनेगा, है ना, और a² अलग कर दो। ए इनवर्स इंटू ए को हम आई लिख लेंगे और i इंटू a² हो गया। सेम काम यहाँ हुआ, ए इंटू ए इनवर्स आई बना और i इंटू ए बचा, वो a हो गया। ए इंटू ए इनवर्स आई हो गया, और ए इनवर्स की आई में करोगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लो, बाकी सब उधर भेज दो। तो उधर जाने के बाद 6a प्लस का हो गया, a² माइनस का, 5i माइनस का, 11 जाएगा डिवाइड में, और जो भी आपने ये वैल्यूज़ हैं, क्योंकि a² पहले ही निकाल लिया होगा इसको प्रूफ करने के लिए, 6a 5a यहाँ पुट कर दोगे, 5i यहाँ पुट कर दोगे, आपका आंसर यहाँ आ जाएगा।
ठीक है, तो इन्वर्स निकाल सकते हो अगर पहले आपको ये वैल्यू ऐसे प्रूफ करवाई है तो। चाहे आप इन्वर्स डायरेक्ट निकालो, आपको फॉर्मूला लिखवाया इन्वर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए, जब भी यही आंसर आएगा। लेकिन अगर इस मेथड से निकालोगे, क्योंकि हैंस लिखा हुआ है, यानी ये जो प्रूफ आप कर रहे हो इसकी मदद से आपको ये प्रूफ करना है। ठीक, तो डायरेक्ट निकालोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपको 2-3 प्रॉपर्टी बताई थी पीछे। एक तो स्टार्टिंग के अंदर ही वीडियो के बताया था कि के ए का होल डिटर्मिनेंट है, तो जब इस नंबर को बाहर लिखोगे तो इसकी पावर n हो जाएगी। ठीक, एक a और b का होल डिटर्मिनेंट करोगे तो डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b बन जाएगा। एक ये प्रॉपर्टी आई थी एडजॉइंट ऑफ a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 के बराबर होती है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज काफी काम की हैं आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो इसके ऊपर। लेट ए एंड बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, 3 ऑर्डर की। 3 ऑर्डर की इस ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए का डिटर्मिनेंट 3 है, बी का डिटर्मिनेंट -4 है। कितना है बच्चों बी का डिटर्मिनेंट? -4। फाइंड करनी है वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ -6ab। तो -6 क्योंकि नंबर है, उसकी पावर उतनी करा दो जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ए और बी का डिटरमिनेंट अलग अलग सोल्व कर लो। -6 की क्यूब करोगे तो 216 माइनस का डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 3, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू -4, तो ये प्लस हो जाएगा 12। 216 की इंटू 12 के साथ करा लो, टू 2592 ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का ही। ए कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, जहां डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नहीं, इसकी ऑर्डर 3 दिया है तो 3-1 करोगे तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर के बराबर ये आंसर आपका आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए के स्क्वायर के इक्वल। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लें। एक ये क्वेश्चन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4 है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4 है, डिटरमिनेंट ऑफ 4 डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पूछी जा रही है। तो जब इस 4 को डिटरमिनेंट से बाहर में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर 2 है 16 और डिटरमिनेंट ए। ठीक, डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट ए, और 4 का स्क्वायर 16 है और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो आंसर हमारा जो है वो 64 होना है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की मदद से कुछ इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, 3 इक्वेशन दी हुई हैं और इसको सोल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो एक मैट्रिक्स बनाई जाएगी जिसके अंदर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक है, बी मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर कॉलम वाइज सभी इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट दिए हैं वो लिखे जाएंगे, और एक्स एक मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर वेरिएबल लिखे जाएंगे एक्स वाई जेड। ठीक, अब क्या करना है? पहली बात तो इस इक्वेशन को किस रूप में लिख सकते हो आप? ये इक्वेशन ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में है। अगर a मैट्रिक्स की x मैट्रिक्स इंटू करो तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z और इक्वल टू b रख दिया, यानी इक्वल टू d1 रख दिया। ठीक है, तो ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में ये इक्वेशन है। 2 केस के अंदर ये सॉल्यूशन चलेगा। पहली बात, अगर a कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये चलो पहले नॉन सिंगुलर समझो, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बताई थी? डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल ना हो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है
तो ax इक्वल्स टू b जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर प्री मल्टीप्लाई करा लो a इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स, ठीक है, सॉरी b इनवर्स से कराओ, b इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है सॉरी, a इनवर्स, तो a इनवर्स इंटू a x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स a इंटू आई हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी a इनवर्स b, क्या हो जाएगा, x जो मैट्रिक्स है वो a इनवर्स b के इक्वल है। ठीक, इस मेथड से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि इस केस के अंदर जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट मानी जाएगी। ठीक है, जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल सकता है उसको कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा केस, अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है, अगर A कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में क्या होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट A 0 के इक्वल है, तो उस केस में आपको एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी। अगर एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी 0 के इक्वल नहीं आता है, ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी 0 के इक्वल आता है, तो जो इक्वेशन है वो मानी जाएगी कंसिस्टेंट। कैसी मानी जाएगी, कंसिस्टेंट, या फिर इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है, यहां पे कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है। पर अगर कंसिस्टेंट हुई तो ये होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस केस में जो सॉल्यूशन है वो यूनिक नहीं आएगा, कैसा आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या फिर इनकंसिस्टेंट है मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम एडजॉइंट A और B की प्रोडक्ट करके बता सकते हैं कि इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा रहने वाला है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। यहाँ कुछ इक्वेशन दी हुई है, मैट्रिक्स मेथड से इसका सॉल्यूशन करके दिखाना है। तो A एक मैट्रिक्स होगी जहां मैं इसके कोफिशिएंट्स लिख लूंगा, ठीक, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 2 -2 3 -2 3 0 2 नहीं, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई कोफिशिएंट 1 है, जेड का कोफिशिएंट -1 है, 4 -3 और 2। ठीक, ये एक ए मैट्रिक्स बना ली। बी मैट्रिक्स की कौन सी बनानी है, कांस्टेंट जो लिखे हुए हैं आगे 8 1 4, और एक्स मैट्रिक्स बनानी है बच्चों वेरिएबल की, तो एक्स मैट्रिक्स हो गई एक्स वाई जेड। क्या आप सभी लोग इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब इक्वेशन अगर सॉल्व करनी है, पहले आप डिटरमिनेंट ए निकाल लो। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आई 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रख लिया, 2 प्लस -2 -3, फिर प्लस का 2, ठीक है, -2 है, एक माइनस और लगाना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रखोगे 4 और माइनस +4 ही आ जाएगी वैल्यू, फिर +3, ये और रखने पर माइनस का 6 प्लस का नहीं, माइनस का ही 4, माइनस का 6 और माइनस का 4, तो ये वैल्यू हो गई -3, ये हो गया 8 × 2 16, और ये -10 × 3 माइनस का 30, तो माइनस का 33 और प्लस का 16, ये वैल्यू आपकी माइनस की आ जाएगी 17। ठीक है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई -17, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, और 0 के इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा आने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हमारा अगला काम है ए इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, एक बार ए इनवर्स निकालना फिर से सीख लो। ठीक है, ए दिया हुआ है 3 -2 3, 3 -2 3, 2 1 -1, 2 1 -1, और 4 -3 2, 4 -3 2। ठीक है,
कैसे निकालोगे इनवर्स? इसके कोफैक्टर निकाल लो। डिटरमिनेंट तो क्योंकि निकाल चुके हो, कोफैक्टर a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। ठीक है, 1 2 में माइनस आ जाएगा, 2 1 पे भी माइनस आ जाएगा, 2 3 पे भी माइनस, 3 2 पे भी माइनस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर हम यहाँ ढकते हैं तो आंसर 2 और -3 बन रहा है, यानी आंसर आ रहा है -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ढकोगे तो 4 और +4, 8। माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है क्योंकि ये ओड है सम इसका। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो माइनस का 6 और ये हो गया माइनस का 4, तो ये हो गया -10। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 4 और प्लस का 9, तो ये बचेगी वैल्यू 5, -4 और +9। सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 -12, तो ये वैल्यू आ गई -6। ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम -9 और +8, तो वैल्यू आ गई -1, माइनस पहले से ही था तो प्लस हो जाएगा। सेकंड रो और थर्ड कॉलम -9 +8, बीच में तो माइनस आप लगाओगे ना, और -8 आ रहा है तो +8, तो -1 हो गया और पहले से माइनस आ रहा था एक। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम +2 -3, तो -1 वैल्यू। थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 और -6, तो -3 और -6 की वैल्यू हो गई -3 एंड -6, तो -9, और ये माइनस पहले से ही है तो +9। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 और +4, तो 3 + 4 आपका बच्चा हो गया 7। ठीक है, 3 और +4। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं निकालता हूं तो क्या करते हैं, कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज, यानी इस रो को आप कॉलम में लिखो। ठीक, ये जो सेकंड रो बन रही है इसको भी आप कॉलम में लिखो, ट्रांसपोज करा दो, और जो थर्ड रो बन रही है इसे भी आप कॉलम में लिखो। तो ये एडजॉइंट ए आ गया। अब इसके बाद क्या काम है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ए कितना आया था, -17, तो -1/17 इंटू ये वैल्यू हो गई -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1 और 7। अब फॉर्मूला क्या है इक्वेशन सॉल्व करने का, x = a इनवर्स b। x मैट्रिक्स है बच्चों, x y z वेरिएबल की मैट्रिक्स। a इनवर्स ये है जो अभी आया है, -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1 और 7। इसकी मल्टीप्लाई b से करानी है, तो b मैट्रिक्स क्या हो गई, 8 1 और 4, 8 1 और 4 करा दो मल्टीप्लाई। क्या आएगा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के अंदर -8, -5, -4, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -64, -6, +36, और सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ -80, +1, +28। क्या ये वैल्यू बनने वाली है, -17, ये होगा +30 और -30, तो -34, और ये वैल्यू आ जाएगी 80 - 29, तो 80 - 20 करोगे 60 और 9 51, माइनस का डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 1, 2 और 3। तो अगर इसको कंपेयर करो तो यहाँ से पता चलता है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है। ये हमारे आंसर आ गया। तो बाय मैट्रिक्स मेथड हम इस x = a इनवर्स b फॉर्मूले से किसी भी 3 इक्वेशन या 2 इक्वेशन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। 2 इक्वेशन का क्वेश्चन थोड़ा छोटा पड़ता है, 3 इक्वेशन का क्वेश्चन आया तो वो लॉन्ग के अंदर आएगा, 5 मार्क्स के अंदर आएगा, और लगभग आप 10 में से 9 पेपर में देखोगे तो इक्वेशन सोल्व करने का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आया हुआ है, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके इंपॉर्टेंट होने का कारण भी है। कारण ये है कि डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना यूज हो गया, कोफैक्टर निकालना यूज हो गया, एडजॉइंट आ गया, फिर इनवर्स भी आ गया, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला भी लग गया। ठीक, इससे रिलेटेड भी थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि भाई एक मैट्रिक्स दी हुई है, पहले क्या रखा है, ए इनवर्स निकालो, जो कि अब आप बहुत अच्छे से निकाल लोगे।
फिर बोला है ए इनवर्स की मदद से आप इस इक्वेशन को सोल्व करो। तो ये जो इक्वेशन है ये डायरेक्टली ए से ही मैच कर जाएगी, ठीक है। जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, मतलब मैट्रिक्स बनाओगे, तो ये ए मैट्रिक्स, यही ए मैट्रिक्स बनेगी जो ऑलरेडी दी हुई है। तो इनवर्स दोबारा नहीं निकालना, इनवर्स तो आप निकाल चुके, वही इनवर्स यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। इसी का एक दूसरा टाइप बनता है, उस टाइप के अंदर जो इसकी इक्वेशन है वो इसके ट्रांसपोज से मैच करती है। तो उसके अंदर आपको ये वाली प्रॉपर्टी, RS आई थिंक एग्जाम्पलर में और PYQ में आए हुए क्वेश्चन है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स, ये वाली प्रॉपर्टी वहां यूज होगी, ठीक। तो जो मैट्रिक्स मैच करेगी वो ट्रांसपोज से मैच करेगी। इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट मैच हो रही है, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का एक टाइप और बता रहा हूं मैं, वहां पर आपको ये वाली बात यूज करनी पड़ती है। नेक्स्ट चलो लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है, यूज प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट करानी है। प्रोडक्ट कराओगे बच्चों, आप करा लेना खुद से, इसकी प्रोडक्ट आई आने वाली है, ठीक है। और अगर इसकी प्रोडक्ट आई आएगी तो ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स है, ठीक। इतना कर लोगे सोल्व, पहले तो प्रोडक्ट निकालने के लिए बोल रखा है, फिर ये इक्वेशन सोल्व करनी है। अब ये इक्वेशन मैच करेगी, जो ए मैच करेगा 1 -1 2, डायरेक्टली ये पहली मैट्रिक्स के साथ ये मैच कर गई, यानी इसे ए मानना है। तो इसका इनवर्स अब फाइंड नहीं करना, ये इसका इनवर्स ही है। तो जब x = a इनवर्स भी फॉर्मूला लगाओ तो ये जो पूरी मैट्रिक्स है इसे आप इनवर्स की जगह पे यूज कर लो। क्लियर है? सेम इसी का एक टाइप और बनता है जहां दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करके हो सकता है 6i आए, तो 6 को बस उसके डिवाइड में भेज देना जो आपको जो मैच कर रही है उससे दूसरे के, ठीक। तो वो पूरा इनवर्स 6 सहित आएगा डिवाइड में, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और इसके दूसरे टाइप भी आपको जरूर कर लेने हैं। एग्जाम्पलर बुक या PYQ में वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है NCERT का, मिसलेनियस का सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दी हुई है और पूछा है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू इसमें से कहाँ आएगी। थीटा दिया है 0 से 2π। पहले तो डिटरमिनेंट ए निकालो, आएगा ही क्या। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढकोगे 1, ये मल्टीप्लाई 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 + sin² थीटा। ऐसे ही माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, और फिर उसके बाद 1 माइनस ये sin² थीटा बन गया और -1 +1 बन गया, बल्कि ये तो 0 ही हो गया। 1 + sin² थीटा 1 + sin² थीटा 2 बार आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, 1 + sin² थीटा ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आ रही है। अब ऑप्शन मैच कराने हैं, तो थीटा 0 से कितना है 2π है और 0 से 2π तक थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमने पढ़ रखी है -1 से 1 होती है। पर जब sin² थीटा की बात करो, देखो -1 से और 1 तक के जितने भी नंबर है अगर आप उनका स्क्वायर करोगे तो सबसे छोटा आंसर 0 आएगा और 1 का स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकता है, ठीक। अब अगर इस पूरी इक्वेशन में 1 ऐड कर दूँ तो 0 + 1 1 हो गया, ये 1 + sin² थीटा बन गया और ये वैल्यू 2 बन गई 1 ऐड करने पर। पूरी इक्वेशन में 2 की इंटू करा लो, तो 2 1 + sin² थीटा और 2 की इंटू होगी तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 से 4 आ रही है, वो भी क्लोज ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो सभी बच्चों ने जिन्होंने ये वीडियो पूरी देखी है कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट किस चैप्टर की वन शॉट आप चाहते हैं। वैसे मैं अगर आपको अपनी प्रायोरिटी बताऊं तो मैं नेक्स्ट वन शॉट प्रोबेबिलिटी चैप्टर की लाना चाहता हूं, ठीक है। और तो प्रोबेबिलिटी की वन शॉट के लिए आप वेट करें, और तब तक जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर कर दें, जिन बच्चों के भी ये काम की हो सकती है उन्हें शेयर कर दें, ठीक है। थैंक यू।